नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विकल्प आचार्य जी, जो कि फार्म लीडर हैं हरियाणा से। और इनका एक और परिचय है कि ये अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के। विकल्प जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि कृषि के जो ये 3 कानून हैं, इनके विरोध में किसान आंदोलन को अब लगभग आज 17 जून की बात करें तो 203वां दिन है। 203 दिन हो चुके हैं, 200 दिन से ऊपर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जो हरियाणा में जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनका कहना है कि इन कृषि कानूनों में कुछ भी काला नहीं है। ये जो नीयत है किसान नेताओं की वो काली है। वो कृषि के हितों को सर्वोच्च ऊपर नहीं रख पा रहे हैं और अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, उसको चमका रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जैसा आपने कहा, बहुत दुखद बयान है क्योंकि 203 दिन हो गए हमें यहाँ बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए, जिसके अंदर हमने सर्दियों में -3 डिग्री तापमान देखा, बहुत सारे तूफान देखे और अभी 50 डिग्री तापमान के ऊपर किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इस दौरान हमारे 500 से अधिक साथियों की शहादतें हुई। लेकिन बड़ी दुखद है कि राजनीतिक आदमी हमें कहते हैं कि हम तो राजनीति कर रहे हैं और वो असली किसान। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि किसान राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसी राजनीति ये लोग करना चाहे, भूपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, ये लोग भी आकर बॉर्डरों पर 2 रातें गुजार के देखे भी किसान किन हालातों के अंदर ये आंदोलन कर रहा है। और दूसरा जो उन्होंने बयान दिया, वो हमारी राजनीति छोड़िए, उनकी राजनीति हरियाणा में खतरे में आ चुकी है, क्योंकि हरियाणा दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना है जहां किसी पार्टी की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक हो, वो अपनी मर्जी से किसी भी जिले के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर नहीं जा पा रहे। किसान पुरजोर से उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि किसान हरियाणा का किसान है, वो दिल का किसान है। वो इस बात को दिल पर लिए बैठा है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, हमने राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार किया है। और चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हुए दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि किसानों को उनके अनाज का दाम पूरा मिल रहा है, तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि गेहूं की खरीद बंद हो चुकी। आज रोहतक में और हरियाणा के बाकी जिलों में किसानों के पास गेहूं पड़ी है, लेकिन वो 1600 रुपए ऊपर नहीं खरीदी जा रही। इसी प्रकार मक्के का भाव 1970 है, लेकिन मक्के का भाव अगर हम मंडी के अंदर बेचने जाते हैं 800 रुपए में बिकता है। बाजरे का भाव 2150 है, कहीं भी 1250 से ज्यादा भाव किसान को नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं किसानों को एमएसपी मिल रही है। आप ग्राउंड में आकर देखिए एमएसपी कहाँ मिल रही है। एमएसपी मिल रही होती तो किसान यहाँ बॉर्डरों पर क्यों बैठा होता? किसान का चाहे फल है, चाहे सब्जी है, चाहे दूध है, हर एक के अंदर जो लूटमार किसान के साथ की जा रही है। और हम लोग, अनिका जी जैसे पहले भी इंटरव्यू में बताया कि किसान अन्नदाता के हालात कभी अच्छे नहीं थे। ये नहीं था कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों में हम बहुत बढ़िया हालात में थे, लेकिन तब हम इतना खुश थे कि अपनी खेती इंडिपेंडेंट तौर पर कर रहे थे और हमें देश में सिर्फ अन्नदाता कह दिया जाता था, जिससे किसान खुश हो जाता था। लेकिन जैसे ही ये 3 काले कानून आए, जिसमें खेती के ऊपर कॉरपोरेटों की नजरें, क्योंकि हमारा पहले भी 2019 के अंदर भी बजट सेशन में इनका प्रावधान था कि किसानों के लिए ऐसी ट्रेनें चलेंगी, तो बहुत लंबी परियोजना थी। कॉरपोरेटों के हाथों में खेती जब सौंपने का प्रयास इस सरकार ने किया, तो हम खेतों में नहीं रुक पाए और सभी किसान बॉर्डरों पर आ गए। अनिका जी, जब शुरू में पत्रकार पूछते थे कि कितने दिन आंदोलन चलेगा, तो हम कहते थे हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, तो पत्रकार मजाक समझते थे कि कोई आंदोलन 6 महीने चल सकता है। आज हम 7वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। 26 जून को 7वां महीना पूरा हो जाएगा। और राजनीति जहां पर इतनी ज्यादा शहादतें हो जाए, मैं राजनीति नहीं कहूंगा यहाँ तक, लेकिन दुष्यंत चौटाला को मैं चैलेंज करूंगा कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसान राजनीति करते हैं, हम तो राजनीति नहीं करते। ना हमें जीतना आता है, ना हमें जिताना आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जो बीजेपी कहती थी अब की बार 200 पार, उनको हराने का हमने काम किया। दुष्यंत चौटाला को भी चैलेंज करता हूँ कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, वो अपने घर के किसी भी सदस्य को, ग्राम पंचायत के चुनाव में सबसे छोटा चुनाव होता है, गांव में वार्ड पंच का, जिसमें एक मोहल्ले का पंच चुना जाता है, उसके अंदर अपने परिवार के सदस्यों को खड़ा करके 10 से ऊपर वोट आ गए तो हम लोग बॉर्डर छोड़कर अपने गांव में वापस चले जाएंगे। हमारी राजनीति का पता नहीं, लेकिन जो फिलहाल के नाम से राजनीति करनी चाहिए, और जिस महान आत्मा का नाम लेके बहुत दुख होता है, यदि आज देवीलाल, चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री होते और किसान इस प्रकार बॉर्डरों पर बैठे होते, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो प्रधानमंत्री के पद को लात मारकर किसानों के साथ बैठते। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी शुरू से बीजेपी के साथ और अंबानी अडानी के साथ चिपके हुए हैं, तो ये बयान बहुत ही निंदनीय है। उन्हें किसानों की शहादतों की तरफ देखना चाहिए, और ऐसा बयान कम से कम देवीलाल के परिवार के सदस्य से आना बहुत ही ज्यादा दुख।
विकल जी, ये तो बात हो गई कि एक नेता उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, मगर अगर मैं एक जनरल पब्लिक परसेप्शन की बात करूँ, तो जनता में से भी ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि किस तरह से सभी किसान नेता अपनी माँगों पर अड़े हुए हैं। इस तरह से तो किसी भी बात का कोई हल नहीं निकलेगा। संशोधन के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। हाल ही में कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि ये कृषि कानून को पहले ये हाँ कहें, उसके बाद बात आगे होगी। किन किन मुद्दों पर उन्हें आपत्ति है, उन पर हम बात करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, संशोधन करेंगे। आप लोगों की नज़र जी, में आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? संशोधन को लेकर इस तरह का रवैया क्यों? देखिए, ये लोग केवल मीडिया में बयान देते हैं। मुझे प्रधानमंत्री का 27 जनवरी का बयान याद आता है, जब उन्होंने कहा था किसान मुझसे एक फ़ोन की दूरी पर है। हमें आज तक ना तो वो नंबर मिला, ना वो दरवाज़ा मिला जिससे किसान एंट्रेंस हो। हमने 27 जनवरी और अभी आप पिछले महीने देखे एसके हमने बाकायदा एक लेटर प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है कि किसानों को बैठे हुए बहुत लंबा समय हो गया है और आप जो है बातचीत शुरू कीजिए किसानों से, क्योंकि हर बार मीडिया में ये लोग हमें दिखाते थे कि हम लोग बातचीत के रास्ता बंद कर रहे हैं। हम 26 जनवरी से पहले सरकार से 12 दौरों में बातचीत की। जो नरेंद्र तोमर कहते हैं कि इन कानूनों में काला क्या है वो किसान बताए। 10-10 घंटे मीटिंग चली। एक एक मुद्दे के ऊपर मंत्री जी को हमने सहमत किया कि ये जो मुद्दे हैं ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये कॉर्पोरेट खेती के मुद्दे हैं। लेकिन आम जनता को बहकाने के लिए गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके ये बार बार किसानों को खलनायक की भूमिका में लाना चाहते हैं। लेकिन अनिका जी, जब आज जनता 250 रुपए सरसों का तेल खरीद रही है, जो बात हम पहले दिन कहते थे, ये किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जब काला बाजारी जो तीसरा कानून है, स्टॉक लिमिट्स पर इन कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा, तो वस्तुएं खाद्य की चीजें इनके रेट के हिसाब से निर्धारित होगी। आज आम जनता उस महंगाई को महसूस कर रही है कि सरसों के तेल की प्राइवेट खरीद ज्यादा होने के कारण इस बार सरसों के तेल के रेट 250 रुपए तक गए। इसी प्रकार अगर ये कानून हम लोग विरोध नहीं करते, तो आम जनता गेहूं का आटा 100 रुपया उसको लेना पड़ेगा, रिफाइंड तेल 500 रुपया लेना पड़ेगा। तो इस करके ये केवल बयानबाजी दे रहे हैं। मैं नरेंद्र तोमर और प्रधानमंत्री जी को आज चैलेंज करता हूं कि आप ऑफिशियल लेटर निकालिए, जहां पर बात ये करते हैं संशोधन की। ये एक ऐसा ही है तीनों काले कानूनों में कि मेरा बेटा 10वीं में हो और उसके 100 में से 0 नंबर आ जाए, तो मैं रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरूंगा, बेटे को दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो आप संशोधन तो जब कीजिए ना जब इसमें कोई भी बात किसान के हित में है। इसमें सारी की सारी बातें किसान के खिलाफ हैं, इसलिए आपको ये तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। यदि आप कोई कानून किसानों के हित में लेना चाहते हैं, आप एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। आप किसानों से, देश के किसान संगठन, देश के आम किसानों से सीएसीपी के अधिकारी बिठाकर निश्चित तौर पर सबकी राय लेके कानून बनाइए, किसान आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि ये जहर है और इससे आप मरोगे नहीं, किसान को पता है जहर है, तो वो कैसे इस जहर को खा लेगा? तो संशोधन नहीं, बातचीत बोले तो संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत के लिए तैयार है। हम एक एक बात इनको पहले बता चुके हैं। काले कानूनों में, काले कानून में काला क्या है, एमएसपी किस प्रकार देश में केवल 6% किसानों को मिल रही है, उसका गारंटी कानून बनाया जाए। बिजली अध्यादेश जो लाया जा रहे हैं जिसमें बिजली का प्राइवेटाइजेशन खेती की बिजली का किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और पराली एक्ट जिसके अंदर के किसानों के ऊपर पराली जलाने पर 1.5 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना है वो लगाने का है, वो वापस लिया जाए। इन चारों मांगों पर हम सरकार के साथ बातचीत पहले भी की है और आगे भी क्या रहेगी। आपने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात की, जो ये ड्राफ्ट बिल है, इसको लेकर भी कुछ वित्त मंत्रालय की तरफ से नई शर्तें आई हैं। राज्यों को अंक मिलेंगे, जो राज्य इस जो सब्सिडी है उसको खत्म, बिजली सब्सिडी को खत्म करने पर ध्यान देंगे, उनका अंक ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि वो ज़्यादा उनको ऋण उपलब्ध होगा। तो जो इस तरह की बातें हैं, इस पर तो जैसे कि आपने पहले ही बोला कि सरकार भी 30 दिसंबर को मान गई थी मौखिक तौर पर कि वो इस बिल को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, और जो ये नए वित्त मंत्रालय की तरफ से जो ये नए नियम हैं, इसको लेकर आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पिछले दरवाजे से नीतिगत बदलाव करने की कवायद है? देखिए अनिका जी, तभी तो हमने कहा कि हम उन लोग इन लोगों का कैसे विश्वास करें। 7वें दौर की बातचीत में इन्होंने कहा कि हमने किसानों की 50% मांगे मान ली, हमने बिजली संशोधन अध्यादेश और पराली एक्ट पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। जबकि अब जो लोकसभा का और राज्यसभा का सत्र चला, उसके अंदर इसकी क्लियर नोटिफिकेशन आ गई कि ये अध्यादेश निश्चित तौर पर आने जा रहे हैं। स्टेट्स को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो जो व्यक्ति अपनी कही हुई बातों से वापिस कर रहे हैं,
उस सरकार के ऊपर भरोसा करना नामुमकिन है। और ये बिजली संशोधन नियम है, ये पूरी तरह से आम उपभोक्ताओं के, ना केवल खेती के उपभोक्ताओं, जर्नल उपभोक्ताओं के खिलाफ है। बिजली, खेती, जल, ये सभी संसाधन जब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, आज आप देखिए कि मोबाइल पूरी तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में, तो रेट्स के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जब मर्जी वो नेट बंद कर देते हैं, जब मर्जी वो रेट बढ़ा देते हैं, जब मर्जी वो दिन घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से विरोध इसी बात का है, और सरकार ने ये धूप कर चाटा है। बिल्कुल मीडिया के अंदर खुद नरेंद्र तोमर जी हमारे साथ मीटिंग के अंदर बैठे और मीडिया के सामने कहा कि हम बिजली संशोधन पर बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश से पराली एक्ट जो है वो हमने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। लेकिन अभी आप पराली के सीजन में वही जुर्माने दोबारा देखेंगे। बिजली संशोधन के आपके पास जैसी रिपोर्टें हैं, निश्चित तौर पर स्टेटों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो हमारा जिस भी राज्य के अंदर अगर कोई सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी, तो संयुक्त किसान मोर्चा की काल होगी कि उसका स्टेट लेवल पर भी विरोध करेंगे और सेंट्रल लेवल पर हमारा विरोध जारी। जी विकल जी, आखिरी सवाल। जब किसान आंदोलन को 200 दिन से ऊपर का समय हो गया है, 26 जून को एक बार फिर से आप लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं देश भर में। किस तरह का हौसला है? बीच में सभी लोग बॉर्डर से कई किसान वापस चले गए थे, उनके अपने अपने काम थे, फसल की बुआई करनी थी, कटाई करनी थी। अभी क्या स्थिति है बॉर्डर्स पर? देखिए अनिका जी, जब कोई आंदोलन बहुत लंबा चलता है तो उसके अंदर संख्या में घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है। अभी जैसे धान की रुपाई का सीजन है, उससे पहले गेहूं की कटाई करने के लिए किसान गए, किसानों के जत्थे लगातार बॉर्डर्स पर आ रहे हैं। लेकिन आज किसान देश का ये चाह रहा है कि 26 जनवरी के बाद मैं खुद से किसान मोर्चा में शामिल हूँ। हम कोई बड़ी काल नहीं दे पाए, जिसके कारण की एक बड़ी काल का एक बड़ा फर्क रहता है। जैसा आपने 26 जून का प्रोग्राम बताया, 26 जून एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उस दिन देश में इमरजेंसी लगी थी, वो घोषित इमरजेंसी थी। 26 जून का दिन इसलिए हमने चुना, एक तो 26 जून को 7 महीने हमारे आंदोलन के पूरे हो जाएंगे, और दूसरा इस समय सरकार की पत्रकारों के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर, देश के मजदूरों के ऊपर अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी ने लागू कर रखी है, जिससे लेबर लॉज में अपनी मर्जी से बदलाव किए जा रहे हैं, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम सभी राज्यों में राज्यपाल का जो भवन है उसके बाहर पूरे दिन धरना लगाएंगे और राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम सौंपेंगे। निश्चित तौर पर किसान जैसे ही धान की रुपाई खत्म होगी, किसान के 2.5 महीने बिल्कुल खाली होंगे सितंबर तक, और बॉर्डरों के ऊपर आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में, आज भी बॉर्डर्स के ऊपर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। लेकिन सभी किसानों को, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आंदोलन में थोड़ी शिथिलता, क्योंकि समय बहुत लंबा हो चुका है, शिथिलता लंबे आंदोलनों में आती रही है, और इस आंदोलन का लंबा चलना ही हमारी जीत का उदाहरण है कि हम लोगों ने ना कहीं कानून व्यवस्था से टकराव किया, ना कहीं सरकारों से टकराव की स्थिति में आए। हम अपनी मांगों को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी जन जो क्रांति है उसके अंदर शांति प्रिय जी और कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जो सरकारों के लिए ज्यादा मुश्किल। विकल जी, इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन है, लेकिन जब मैं आम जनता को देखती हूँ तो उनके मन में खुद इस तरह के कई सवाल आते हैं कि कहीं राजनीति तो हावी नहीं है, कहीं ये जो किसान हैं जो अपनी मांगे मान रहे हैं, अगर वे मांगे सही मायनों में इतनी सही हैं तो फिर सरकार इतनी अड़िग क्यों है? तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। जनता की तरफ से आप लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार क्यों नहीं मान रही। सरकार तो कब की मान जाती है, अगर सरकार वास्तव में सरकार हो। जो हमने 19 का बजट देखा, आम बजट देखा, जो 20 का बजट देखा, जो ये अध्यादेश देखे, उससे एक बात क्लियर होगी कि देश में किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है। देश की सरकार को कॉर्पोरेट हाउसेज चला रहे हैं। उन कॉर्पोरेट हाउसेज को अब तक अपने फायदे के लिए, उन्हें पता है कि ये उनके लिए सुनहरी मौका है अगर तीनों कृषि कानून जो है पूरी तरह से लागू हो जाते हैं। वो सरकार को ये आदेश वापस नहीं लेने दे रहे हैं। और आम जनता के लिए, जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार लेबर लॉज जबरदस्ती लेबर के घंटे बढ़ाए गए, जिस प्रकार सरकारी नौकरियां खत्म की गई, जिस प्रकार कोरोना में लोगों को महंगा इलाज लेना पड़ा, जिस प्रकार कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की कमी से वो लोग मरे जिन्होंने की पीएम केयर फंड में चंदा भी 3-3 करोड़ रुपए दिया था। तो हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस करके आम लोगों को हद से हर एक, चाहे वो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, निश्चित तौर पर आज किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और हम उनसे यही अपील करेंगे कि हम इस देश में लोकतंत्र बचाओ, खेती बचाओ, संविधान बचाओ, ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसका फायदा न केवल किसानों को होगा बल्कि आम मजदूर साथी को, शहरों में रहने वाले गरीब साथियों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को होगा।
जिससे कि देश में आने वाली सरकारें इस प्रकार का कोई लोकतंत्र या संविधान का दमन का कार्य ना करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हौसले बुलंद हैं, 200 दिन से ऊपर का वक़्त हो चुका है और जैसे कि विकल जी ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ, खेती बचाओ और आम जनता के लिए भी एक तरह का ये संदेश है कि अपनी थाली के मुद्दों को पहचानो और अपनी थाली को बचाओ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया विकल जी इन तमाम मुद्दों को हमारे सामने रखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।